हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया, और पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे। कक्षा गणित में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय पढ़ रहे हैं। इसमें से ऑलरेडी हमने क्रमचय पढ़ रखा है, पूरा एकदम कंप्लीट कर रखा है। आज आप लोग पढ़ेंगे संचय। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आपने क्रमचय नहीं पढ़ा है तो बहुत बात बिगड़ने वाली है। क्रमचय आपको जरूर पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा है और अब अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको प्रेस करो और उसको जरूर पढ़ो। बस उसी के आगे आपको यहां पर आज संचय पढ़ना है। संचय और क्रमचय में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, क्या होता है। बच्चों, अगर हम ये कहें कि कुछ वस्तुओं को लेकर के जो अरेंजमेंट तैयार किए जाते हैं उसमें क्रम का ध्यान रखा जाए, तो बस जो अरेंजमेंट बनते हैं, जो विन्यास बनते हैं, उनको हम क्रमचय कहते हैं। और अगर वस्तुओं के चुनाव करने में क्रम का ध्यान न रखा जाए, केवल वस्तुओं को चुनना है, ये ना रखा जाए कि कौन वस्तु किसके बाद क्या रखनी है, किसको कैसे रखना है, तो क्रम का अगर ध्यान ना रखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। इतना ही फर्क है। जैसे अब देखो, यहां पर केवल परिभाषा से काम तो चलने वाला नहीं है, हमें पूरी बात डिटेल करनी है कि संचय क्या होता है, क्रमचय क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं संचय के। बच्चों, संचय के लिए, जैसे संचय को भी बाद में बताएं, पहले क्रमचय याद करवा दें। क्रमचय क्या होता है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई तीन वस्तुएं हैं, ए बी सी, तीन मान लो, ये लेटर ही मान लो, इंग्लिश अक्षर जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला की तीन लेटर हमने ले लिए, ए बी सी, और इन तीनों को कोई वस्तुएं भी मान सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अगर इनमें से दो दो लेकर के हम समूह बनाना चाहें तो यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे ए और बी दोनों को एक साथ लेकर के हम कहें बी और सी को एक साथ लेकर के, ए और सी को एक साथ लेकर के, भाई दो दो की तो बनाने हैं, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भाई क्रम का ध्यान रखना है, ए पहले रखना है, बी बाद में रखना है, तो फिर क्रम का अगर ध्यान रख रहे हैं तो इसका मतलब बी ए भी एक अलग से ही आपका विन्यास बन जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें ए के बाद बी यहां रखा गया है, अब बी के बाद ए रखा है, क्रम का ध्यान रखा है हमने, तो इसका मतलब ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार यहां से क्रम का अगर ध्यान रखें तो सी भी एक अलग हो जाएगा, सी एक अलग हो जाएगा। तो बच्चों, यहां पर ये क्रमचयों की संख्या मिल गई। क्रमचय बराबर कितने हो गए, यहां पर कह सकते हैं ये क्रमचयों की संख्या कितनी मिल गई हमें, 6 गिनती गिनो भाई, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बात करें अगर संचय की बात करें बच्चों, अगर संचय की बात करें तो संचय यहां पर कितने बनेंगे, हम कह सकते हैं कि तीन वस्तुओं में से दो दो के लेकर के हम संचय बनाना चाहें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी कहें, सी ए कहें, इनमें कोई फर्क नहीं है। ए बी कहें या बी ए कहें, भाई क्रम का हमें ध्यान ही नहीं रखना, तो जो ए बी है वही बी ए है, क्रम का कोई ध्यान नहीं है। तो क्रम का यहां पर कोई अगर ध्यान ना रखा जाए तो यहां पर जो संचय बनेगी उनकी संख्या केवल 3 होगी। संचयों की संख्या 3 होती है। तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर अगर संचय बनाएंगे तो केवल 3 संचय बनेंगे, जबकि क्रमचय कितने बनेंगे, क्रमचयों की संख्या देखो यहां पर 6 हो जाएगी, लेकिन संचयों की संख्या 3 होगी। क्लियर है बच्चों, इतनी बात तो ये तो आपने बहुत अच्छे से पहले पढ़े हैं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, एक एक करके सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, और इसके बाद आज संचय की बात करते हैं, तो संचय भी आपको पता चल गया कि भाई तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर के संचयों की संख्या कितनी होगी, आप कह सकते हो 3। ठीक है भाई। अब बच्चों, यहां पर यह भी आपको पता है कि जब हम क्रमचय लिखते थे तो क्रमचय एक सूत्र से भी निकालते थे कि तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर के अगर हम क्रमचय बनाते थे तो उनको कैसे लिखते थे, याद करो। यहां पर क्योंकि क्रमचय को अंग्रेजी में परमुटेशन कहते हैं, पी से डिनोट करते थे। तीन में से दो को लेकर के इस तरीके से, देखो तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को एक साथ लेकर के जो क्रमचय बनाते थे उनकी संख्या यहां पर कितनी है, देखो 6। इसी प्रकार तो लिखते हैं, तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर एक साथ ले, तीन में से दो वस्तुओं का चुनाव करें तो क्रमचय कितने बने, 6 बन गए। अच्छा, यहां पर तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर संचय कितने बने, तो यहां पर देखो संचय को अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसलिए सी से इसको डिनोट कर सकते हैं, 3C2 से इसको डिनोट करेंगे। तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या 3C2 होती है, और वो उनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। देखो ध्यान से, कितनी होती है बच्चों, 3।
तीन वस्तुओं में से दो वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने संचयों की संख्या कितनी होती है? 3। अच्छा भाई, अब बच्चों अगर हम दोनों में संबंध स्थापित करना चाहें तो हो सकता है, ध्यान से समझो, हो सकता है यहां पर ये 3 है, यहां पर ये 6 है, तो ये कितना कम है? इससे ये कितना कम है? तो कह सकते हैं ये आधा है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो बिल्कुल जस्ट बराबर हो जाएगा। यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 इधर गुणा कर दें, 2 इंटू 3C2 और बराबर में यहां पर 3 गुणा यहां 2। भैया यहां पर हमें 6 बनाना है तो 6 तभी बन सकता है जब 3 में 2 का गुणा करो 6 बन जाएगा। इधर भी 3 का गुणा, इधर भी 3 का गुणा, 6 बनाना है, बन गया। या फिर एक काम और कर सकते हैं, यहां 2 से ना गुणा करके बल्कि हम फैक्टोरियल 2 से गुणा कर दें। अरे भाई फैक्टोरियल 2 से क्यों? फैक्टोरियल 2 का मान भी 2 ही तो होता है। अच्छा तो फैक्टोरियल 2 का गुणा क्यों किया? हम फैक्टोरियल 3 का इधर कर दें, फैक्टोरियल 3 का इधर कर दें, ऐसा भी तो भी तो सही है। लेकिन हमने फैक्टोरियल 2 का ही गुणा क्यों किया है? वो इसलिए कि यहां पर 3 वस्तुओं में से हमने 2 वस्तुओं का चुनाव किया है। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चुनाव किया है। तो जब 2 वस्तुओं का चुनाव करो और तब इसके लिए क्या करना है? 2 का फैक्टोरियल 2 का इधर, फैक्टोरियल 2 का इधर गुणा करो। ठीक है, अभी और भी डिटेल आएगा समझ में, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। यहां पर कह सकते हैं ये फैक्टोरियल 2 इंटू में 3C2 लिखो, बराबर में यहां पर इसका मान तो हमें पता ही है, फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2 गुणा 1 मतलब 2 होता है, और ये 3 गुणा 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6। ध्यान से देखो बच्चों, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, मतलब कह सकते हैं कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये फिर दोनों बराबर हो गए कि नहीं? संचयों की संख्या और परमुटेशनों की संख्या में क्या संबंध हो गया? हमारा संबंध हो गया यहां पर 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2 बराबर में 3P2 के बराबर हो गया है। बोलो हो गया कि नहीं? इतनी बात बच्चों समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई कि यहां पर ये दोनों बराबर हो गए? बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये 3 था, इसमें फैक्टोरियल 2 का गुणा किया, ये भी 6 हो गया। इधर फैक्टोरियल 2 का गुणा, इधर फैक्टोरियल 2 का गुणा, दोनों पक्षों में फैक्टोरियल 2 का गुणा करने पर ये हो गया 6, और ये बराबर, इसका मतलब ये और ये भी बराबर होंगे। तो फैक्टोरियल 2 गुणे 3C2 और बराबर में 3P2 हमने लिख लिया। सिंपल सी बात है, कर सकते हो कि नहीं? ध्यान से बच्चों, इधर उधर भटकना नहीं, बस थोड़ी देर, अभी देखो फॉर्मूला आएगा एकदम बढ़िया सा, सुंदर सा। अब ध्यान से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 3 वस्तुएं नहीं, n वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं। उनमें से कुछ वस्तुएं लेनी, मान लो r वस्तुओं को लेना है। चुनाव कितने का करना है? n में से r वस्तुओं का चुनाव करना है। तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देखो, ये हमारा 3 की जगह पर तो हम n लिख दें। n वस्तुएं टोटल थी, अभी टोटल कितनी थी? 3 थी। अब 3 की जगह कितनी हो गई? n। थोड़ी देर के लिए मान लो n वस्तुएं हो गई, और उन n वस्तुओं में से r वस्तुओं का चुनाव करना है। जैसे अभी 3 में से 2 का चुनाव किया था, अब की बार n में से r का चुनाव किया है। हमने बताया कि अगर r का चुनाव करो तो यहां फैक्टोरियल r का गुणा कर दें। भैया जितने की यहां पर देखो, हमने बताया था कि 3 वस्तुएं हैं, 3 में से 2 का चुनाव करो, इसलिए हम फैक्टोरियल 2 का दोनों पक्षों में गुणा कर रहे हैं। यहां पर कितने का गुणा करें? यहां पर फैक्टोरियल r का गुणा करें, क्योंकि हम r वस्तुएं ले रहे हैं। ठीक है, और यहां भी इसी प्रकार NCNPR लिख दें। कितना लिख दें? NPR लिख दें। बात आई समझ में? अब ये देखो संबंध हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r इंटू NCR बराबर NPR। ये देखो एक संबंध स्थापित हो गया। हमें पता है कि किसी भी n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर जो परमुटेशन बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या कुछ इस प्रकार से याद रखनी है। देखो ये हमें पता है, फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n माइनस r होता है। NPR का मान क्या होता है? NPR बराबर होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब यहां पर देखो इसको हटा दिया जाए, फैक्टोरियल r को यहां से ले जाएं तो कहां चला जाएगा? भाग में। तो इस तरीके से यहां पर एक फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। देखो NCR बराबर इस फैक्टोरियल r को यहां से हटाओ तो इधर भाग में चला जाएगा। आपको लिखना है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है बच्चों, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r तो पहले से है, ये r यहां से हटाया तो भाग में चला गया। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया भाई, ये एक फॉर्मूला बन गया कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने क्रम संचयों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। क्या बात है, समझ में आई बच्चों कि नहीं? बड़े आराम से समझो कि अगर
n वस्तुएं हैं उसमें से r वस्तुओं को लेकर संचय बनाए जाएं तो उनकी संख्या कैसे ज्ञात करोगे? ऊपर लिखा है ना n वस्तुओं का चुनाव, n वस्तुएं टोटल हैं तो ऊपर टोटल वाली वस्तुओं का फैक्टोरियल, बटे में यहां नीचे कितने का चुनाव करना है? r वस्तुओं का चुनाव करना है, n में से r का चुनाव करना है तो फैक्टोरियल r लिखना है और फिर इनटू में फैक्टोरियल, इसमें से इसको घटा के फैक्टोरियल का निशान लगाना है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हमें n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, एक हमारा बिल्कुल साफ सुथरा सा एक फॉर्मूला बन गया कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने संचयों की संख्या बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, इससे कुछ रिजल्ट भी निकलेंगे। देखो क्या रिजल्ट निकलेंगे, ध्यान से समझो। तो अब जगह बच्चों थोड़ी कम है, इसको आप नोट कर लो इतना, है ना। फिर हम आपको कुछ और भी रिजल्ट बताने जा रहे हैं कि इससे कुछ और भी नतीजे निकल सकते हैं। देखो जल्दी, हम एक साइड हैं, जल्दी से नोट करो। तो चलिए देखो क्या क्या नतीजा निकलने जा रहे हैं, हम यहां पर इसको रब कर लेते हैं। और अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने संचयों की संख्या होता है NCR और ये होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ठीक है, इससे कुछ नतीजे हैं, उनको समझो क्या क्या नतीजे हैं। हम ये मान लें नंबर 1, यदि ऐसा हो कि n बराबर r हो जाए, क्या हो जाए? ये n और r दोनों आपस में कैसे हो जाए? बराबर। या फिर ये कहें r बराबर n, r बराबर n, तो नतीजा क्या निकलेगा? अगर r बराबर n हो तो नतीजा क्या निकलेगा? देखो n c r को भी हम n लिख दें, ध्यान से समझो, इसी में रख रहे, r की जगह क्या लिख दें? n। मतलब इसका ये है कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को नहीं बल्कि n वस्तुओं में से पूरी की पूरी वस्तुएं ले ली जाए। अभी n में से r वस्तुएं ली थी, अब हम ये कह रहे हैं कि n में से n पूरी की पूरी वस्तुएं ले लें, फिर संचयों की संख्या कितनी होगी? तो आपको यहां पर r बराबर n का मतलब समझ में आया। r बराबर n का मतलब है कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं का ही चुनाव करना है। टोटल वस्तुओं को चुन करके कितने संचय बनेंगे उनकी संख्या हो जाएगी NCN बराबर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय r को भी हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा। यहां पर फैक्टोरियल n माइनस r को भी हम क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। और यहां पर देखो ध्यान से NCN बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n, ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे फैक्टोरियल 0। और आपको ये हमने पहले भी बताया है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, याद रखिएगा n वस्तुओं में से टोटल n वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जैसे कोई आपसे कहता है कि 3 से 3 का मान बताओ, तो आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्ट कहना है 3 से 3 बराबर 1, 10 से 10 बराबर 1, मतलब 10 में से 10 वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या 1 होगी। ठीक है, टोटल ले लिया ना हमने, टोटल ले लिया तो 1 ही होगा, उसमें कोई बंटवारा का काम ही नहीं है। चलो इसके बाद देखो दूसरा यहां पर एक और रिजल्ट समझो, रिजल्ट नंबर 2। यदि ऐसा कर दें कि r बराबर 0 लिख दें, मतलब कुछ भी वस्तुएं लेना, n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं में से कोई भी वस्तु चुने ना अगर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो NCR का मान 0 लिख दें, देखो NCR का मान क्या लिख दें? 0 रख दें। और यहां पर फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r, r को क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और फैक्टोरियल n माइनस r को क्या लिखेंगे? 0। मतलब कह सकते हैं NC0 बराबर हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। ये पता है कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 0 का मान हमने अभी अभी बताया 1 होता है। तो फैक्टोरियल n डिवाइड हो गया, NC0 बराबर भी देखो 1 रिजल्ट निकला है। तो आपको ये 2 रिजल्ट याद रखने हैं कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं का चुनाव करोगे तो NCN मिलेगा और NCN बराबर होगा 1, और n वस्तुओं में से कोई भी वस्तु ना चुनी जाए अगर, तो संचयों की संख्या भी 1 ही होती है, NC0 बराबर 1 होता है। याद रखिएगा, 2 रिजल्ट आपने चुन लिए, याद कर लिए कि n वस्तुओं में से n वस्तुओं को लिया जाए तो NCN बराबर 1 हो जाएगा, NC0 बराबर भी 1 होता है। ठीक है, कुछ और बातें, कुछ थ्योरम है, उनको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है।
ये आपकी जो थ्योरम है उनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए। देखो एक रिजल्ट हम यहां पर आपको बताएं कि भाई अगर ऐसा होता है NCR बराबर NCN माइनस R होता है। देखो ध्यान से समझना है बच्चों, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए कि यहां पर जो संख्या लिखी है ना, ये संख्याएं बड़ी बड़ी संख्याएं हों। जैसे हम आपसे ये कहें, उदाहरण के तौर पे ये कहें कि ये लिखा है 100C और यहां पर लिखा है, ये लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए लिखा है 75। 100 वस्तुओं में से 75 वस्तुओं को लेकर के बने संचयों की संख्या 100C 75 लिखोगे। तो बच्चों अब इसकी गणना अगर इस फॉर्मूले से करो तो लंबी चौड़ी सी फॉर्मूला गणना हो जाएगी। तो इसको गणना को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100C 100 में से 75 घटा दो तो आपके पास आंसर में आएगा 100C 25 और 100C 25 का मान हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। हालांकि अभी भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सही हो जाएगा, लेकिन इससे तो आराम से ही निकलेगा। यहां पर 75 लिखा है और यहां पर ये 25 है, तो मेरे ख्याल से 100C 25 को हम सिंपल तरीके से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, कभी 75 की जगह और भी देखो इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो थोड़ी देर के लिए 100 है और 100C 90 का मान ज्ञात करना है। 100 वस्तु में से 90 वस्तुओं का चुनाव करना है, तो आंसर में क्या आएगा, 100C 100 माइनस 90 हो जाएगा और 100 माइनस 90 का मतलब तो आपको पता है 100C 10 हो जाएगा। अब बच्चों 100C 10 का और भी देखो सिंपल मान हो गया है क्या। अगर यहां पर ये R का मान बड़ी संख्या हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में से नीचे को घटा के आपको ये नीचे वाली छोटी संख्या बना लेनी है और फिर इसके बाद में इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। इसी प्रकार आपको यहां लिखना है फैक्टोरियल 100 बटे में फैक्टोरियल 10 इंटू में फैक्टोरियल 100 माइनस 10। ठीक है, इसको हल करोगे और जो भी इसका हल आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसको भी हल करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक दूसरी और थ्योरम यहां पर समझो, एक दूसरी और थ्योरम है। ये आपको पहली थ्योरम आपकी है, दूसरी थ्योरम देखो समझते हैं। यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि NCR माइनस 1 प्लस NCR और ये बराबर होता है N प्लस 1CR। देखो भैया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये कहें, देखो यहां पर क्या है, NCR माइनस 1 प्लस NCR, मतलब ये कि यहां पर जो लिखा है वो एक कम है इस वाले से। अगर यहां 10 है तो यहां पर क्या है, 9 है। ऊपर तो जस्ट बराबर बराबर है, n का मान तो वही है, लेकिन यहां पर इन दोनों में से एक अधिक है और एक कम है। ये कह सकते हैं अगर ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, एक माइनस का एक है ना। तो अगर ऐसा है कि ऊपर बराबर है और नीचे इनमें से R का मान एक कम है, तो आंसर में क्या लिखना है आपको, यहां ऊपर वाले n में एक जोड़ देना है और CR लिखना है, मतलब जो बड़ा वाला है वो लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको यहां पर लिख दें एक उदाहरण, जैसे हमारे पास है 5C3 प्लस 5C2 और ये बराबर में आंसर बताओ क्या आएगा। बच्चों यहां पर देखो ये 3 है, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि 2 इधर हो 3 इधर हो, बात तो एक ही है। मतलब एक ये इसमें से छोटा है, एक छोटा है, ये एक बड़ा है, ये 3 है, ये 2 है। या फिर ऐसे कहें यार 2 है यहां 3 कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, इसका रिजल्ट आएगा 5 प्लस 1C3, इसका रिजल्ट ये आएगा। देखो 5 तो यही रखना है, इसमें एक जोड़ो, n में जैसे एक जोड़ा था वैसे ही 5 में एक जोड़ना है और C3 इनमें दोनों में से जो भी बड़ा होता है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे यहां पर R है, यहां R माइनस 1 है, तो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे R बड़ा है, तो नीचे हमने R लिखा है। इसी प्रकार यहां 2 है, यहां 3 है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो आपको नीचे क्या लिखना है, 3। मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6C3 और 6C3 बराबर कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 लिखोगे और इसको हल करोगे। फैक्टोरियल का आपको मल्टीप्लीकेशन आता है, फैक्टोरियल को तोड़ना भी आता है ना, जो कि आपकी एक्सरसाइज 6.2 है ना। 6.2 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज फैक्टोरियल पर ही है ना, वो आपने पढ़ी है अच्छे से। तो इसको कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 5, ये 6 लिखा है जैसे, तो इसको लिखते हैं 6, फिर लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं 4 और फिर इसके बाद फैक्टोरियल 3 पर इसको रोक सकते हो। क्यों, क्योंकि नीचे भी फैक्टोरियल 3 है देखो,
और ये फैक्टोरियल 3 बचा है, 6 में से 3 घटाओगे 3, ये भी फैक्टोरियल 3 है। इस फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। अब बच्चों यहां से फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दो और 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल कर दो, 5 चौको 20, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो अगर कभी प्रश्न ऐसा लिखता है कि यहां पर 1 अधिक है और यहां पर 1 कम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहां 1 अधिक है यहां 1 कम है, ठीक है, और ऊपर ये n का मान बराबर होना चाहिए, तो उसमें एक ऊपर 1 जोड़ना है और नीचे इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो लिखना है और इसको हल कर देना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक थ्योरम है। हालांकि अगर चाहो तो इसको हम प्रूव कर दें, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो LHS लें और LHS को हल करोगे, यही आ जाएगा, ठीक है। अभी कर देंगे, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो आगे एक और थ्योरम है, उसको भी आपको पढ़ना है। यहां लिख देते हैं थ्योरम नंबर तीसरी जो है वो ऐसे से याद करनी है कि यदि ऐसा हो कि NCX और ये बराबर में हो NC/y, तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो फिर इसका रिजल्ट याद रखिए x + y बराबर n होता है, ठीक है। यहां पर देखो ये n है, ये भी n है, यहां x है और ये y है, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। बराबर का निशान बीच में है, तो NCX बराबर NC/y जैसा अगर फॉर्म हो तो फिर इसको ऐसे कह सकते हैं, इन दोनों का योग बराबर में n लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देखो, एक उदाहरण यहां पर बना लेते हैं। अगर ऐसा लिख दें कि 5C और बराबर यहां लिख दें 5C3, तो आप ये बताओ कि x का मान कितना होगा। आप यहां से आपसे पूछा जाए कि x का मान कितना होगा, तो आप यहां कह सकते हो कि x + 3 बराबर होगा 5। देखो यहां पर NCX बराबर NC/y का फॉर्मेट लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। तो फिर क्या है, यहां पर इसको और इसको जोड़ दें और बराबर क्या लिख दें? n के। n बराबर यहां 5 है, तो यहां पर देखो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 में से 3 घटाओ, x बराबर हो जाएगा 2, और ये आपका देखो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर NCX बराबर NC/y लिखा है तो फिर x + y बराबर क्या होता है? n होता है, ठीक है। तो ये बच्चों कुछ थ्योरम थी और इन थ्योरम पर आधारित ये पूरा का पूरा आपका संचय वाला कॉन्सेप्ट है। सारे इसके एग्जाम्पल बड़े आराम से करोगे, फिर इसके बाद इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। आइए इनको नोट करो, फिर एक्सरसाइज के पहले जो आपके उदाहरण दिए गए हैं उनको पहले करेंगे। जल्दी से नोट करो इनको। तो चलो अब उदाहरण कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, उदाहरण नंबर हमारा है 17वां, है ना, 17वां उदाहरण है। संचय का पहला उदाहरण है जिसका नंबर है 17वां। ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई, बड़े आराम से करो बच्चों, बिल्कुल एकदम सर पर कतई आपके बोझ नहीं होना चाहिए। आराम से सवाल को पढ़ो और आराम से सवाल को नोट करो, ध्यान से देखो। और ये भी कह सकते हैं बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक्सरसाइज है, इसका यहाँ फिर 12th में भी इसका बहुत यूज करोगे। अभी आप कह सकते हो वो आपका क्या होता है, प्रैक्टा, है ना, प्रैक्टा में भी इसकी जरूरत है, तो बहुत ही खास है। और कह सकते हैं आगे जाके जब आप कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है। ये है बच्चों आपका उदाहरण नंबर 17वां, ये है 17वां उदाहरण। क्या कह रहा है, एकदम आसान सा है, लिखता है NC9 बराबर में NC8 दिया गया है, तो हमसे ये कहा गया है कि NC17 का मान कितना है ये बता दो, है ना, बिल्कुल आसान। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, याद करो। हमने आपको बताया कि अगर ऐसा हो कि NCX बराबर में हो NC/y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + y बराबर n। बोलो बताया कि नहीं? अभी एक फॉर्मूला ये हमने बताया, बस उसी को ध्यान से देखो। NCX बराबर NC/y फॉर्मेट में लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों का योग बराबर x ये हो गया, y ये हो गया, तो इन दोनों का योग बराबर क्या लिखना है? n लिखना है। तो यहां पर इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम यहां लिख सकते हैं कि 9 और 8 दोनों का योग बराबर n लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, एक फॉर्मूला लिख सकते हो ये, क्योंकि NCX बराबर NC/y, तो हमें ये पता है x + y बराबर n, इसलिए ऐसा लिख दो। इसलिए 8 + n बराबर 8, 9 + 8 बराबर n, या ये कह सकते हैं कि n बराबर ये 17 हो जाएगा, है ना, 8 और 9 17।
अब भैया n का मान 17 मिल गया तो हमसे पूछा काहे का मान क्या है, NC 17 का मान पूछा गया है और n बराबर हमने 17 निकाल लिया है, तो 17C 17। अब बता दो, अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ऐसा होता है कि NCN है तो उसका मान क्या लिखते हैं 1, तो बस 17C 17 को हम क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे भाई। सिंपल सा काम है, कितना आराम से। तो इसको हल करोगे तो लंबा चौड़ा पड़ेगा, हमें कुछ भी हल नहीं करना, हमें तो ये फॉर्मूला लगाना है कि अगर इस फॉर्मेट में होता है NCX बराबर NCY तो फिर x प्लस y बराबर n होता है। बस वही हमने किया है। देखो ये NC9 बराबर NC8 लिखा है, इसका मतलब 8 और 9 इन दोनों का योग बराबर n होना चाहिए, वही किया है। देखो n बराबर 17 मिल गया। अब NC 17 का मान पूछा गया है तो 17C 17 मतलब 1, NCN बराबर 1। ठीक है, चलो यहां नोट करो इसको। और अब हम लोग इसके अगले वाले उदाहरण पर बढ़ते हैं। देखो अगला उदाहरण हमारे पास है कि 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह में 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, ध्यान से देखो बच्चों। 3 यहां पर 2 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल 5 व्यक्ति हैं। समिति बनानी है 3 व्यक्तियों की। यहां क्रम कोई ध्यान रख रहा है, क्रम का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। 5 में से कोई 3 को आप लेकर के समिति बना सकते हो। 2 पुरुष हैं 3 महिलाएं हैं, तो कुल मिला के 5 व्यक्ति हुए ना। महिलाओं और पुरुष को टोटल जोड़ दें तो कितने हो गए, 5 हो गए। और उस 5 में से समिति बनानी है 3 व्यक्तियों की, तो 5 में से 3 का चुनाव कर लिया जाए तो समिति जो बनेगी वो 5C 3 प्रकार से बनेगी। क्रम का तो कोई मतलब नहीं है। तो जब क्रम को ध्यान नहीं रखना होता है तो क्या बनते हैं, संचयों की संख्या होती है। बस वही हमें यहां कॉन्सेप्ट लगाना है, संचय वाला। ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 8। यहां पर ऐसा लिख सकते हो, देखो पुरुष कितने हैं, आप लिखो पुरुष बराबर 2 हैं। महिलाएं कितनी हैं, तो आपको लिखना है महिलाएं बराबर हैं 3 हैं। तो अब समिति कितनी की बनानी है, कुल कितने हो गए, तो आप लिखो कुल बराबर 2 + 3 मतलब 5 व्यक्ति हो गए। अब समिति कितने की बनानी है, समिति 3 व्यक्तियों की बनानी है। 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है, समिति बनानी है। 3 व्यक्तियों की अगर समिति बनानी है तो समिति बनाने के ढंग कितने हो जाएंगे, ये पूछे गए हैं कि समिति कितने तरीकों से बनाई जा सकती है। यहां लिखो समिति बनाने के प्रकार, यहां लिखो समिति बनाने के प्रकार कितने होंगे। भाई वही काम हमने बताया कि 5 टोटल व्यक्ति हैं, 5 में से 3 को लेकर के समिति बनानी है, 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है। तो समिति बनाने के प्रकार बराबर 5C 3। अब 5 से 3 को हल करो, आंसर आ जाएगा। 5 से 3 को कैसे हल करते हैं, फैक्टोरियल लिखो 5, नीचे लिखोगे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस में 3। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। वही फॉर्मूला NCR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, फैक्टोरियल 5 लिखा है, नीचे है फैक्टोरियल 3 और फिर इसके बाद फैक्टोरियल में 2। 5 में से 3 घटाओ 2, तो बच्चों इसको ऊपर देखो, ये जो दिखाई दे रहा है फैक्टोरियल 5, इसको हम ऐसे लिख दें 5 4 3। अब फैक्टोरियल 2 लिख दें, कोई समस्या है क्या। 5 पहले 5 फिर 4 फिर 3, एक एक क्रम घटते हुए जाओ और जहां पर रुकना है वहीं फैक्टोरियल लगा दो। और यहां पर देखो लिखा है फैक्टोरियल 3, इसको हम लिख दें 3 गुणा 2 गुणा 1 और नीचे फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल करो। तो इस तरीके से यहां पर एक सीधा सीधा आप और फॉर्मूला याद रखो। जैसे हमारे पास ये लिखा है 100C 2 लिखा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हमें इसका आंसर कैसे देना है, फॉर्मूला और कुछ भी ना लगाओ, बस ऐसे लिख दो ये 100 है और ये 99 लिख दो। मतलब यहां पर 100 और 1 कम करके कितना गुणनखंड हो गया, 100 के बाद 1 कम करोगे 99 आएगा। गुणा में करके यहां पर 2 लिखा है, 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 मतलब 2 गुणा 1। ठीक है, ऊपर 2 गुणनखंड है तो 2 गुणा 1 लिखना है। अगर ऊपर 3 गुणनखंड हो जाते तो फिर नीचे फैक्टोरियल 3 होता। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें आपसे कि 100 से 3 का मान बताओ तो आपको लिखना होता 100 फिर 99
फिर 98 और नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1। सिंपल सा काम इतना याद रखो, यहां पर फैक्टोरियल और ये सब कुछ ना लगाओ, बात चलेगी, कोई बात नहीं, बात एक ही है बिल्कुल सेम टू सेम। क्यों, यहां पर भी देखो वही काम किया है। 5C 3 का मतलब 5 पहले लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 3 लिखो, और नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 2 1 देखो, है ना, ये तो हमारा कैंसिल पहले ही से हो गया। तो आप सीधा डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, 2 से इसको काटो 2 बार, और 2 पंची 10 बच्चों। समिति बनाने के तरीके कितने मिल जाएंगे? समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 10 प्रकार से बनाई जा सकती है। 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को लेकर के समिति 10 प्रकार से बनाई जा सकती है। करेक्ट बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं? अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न इसी से और जुड़ा हुआ है। अब देखो ध्यान से, इसमें यह कह दिया गया है, इसमें एक बात और पूछ ली गई है कि भाई ये भी तो बताओ कि एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं तो फिर समिति कितने प्रकार से बन सकती है। समिति में अब ये कह दिया गया है कि एक, देखो ध्यान से, यहां पर समिति बनानी है, इसको यहां रब कर लेते हैं कि 2 पुरुषों में से 1 पुरुष लेना है और 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं लेनी है, तो समिति कितने प्रकार से बन सकती है। तो आप यहां लिखो 2 पुरुषों में से 1 पुरुष तथा 3 महिलाओं में से 2 महिलाएं चुनने के ढंग। कितने प्रकार से चुनाव किया जा सकता है? देखो 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को चुनना है, 2C 1 प्रकार से चुन सकते हो, और कभी और लिखा हो तो आपको गुणा करना है। 2 पुरुषों में से 1 पुरुष को चुनना है और 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं का चुनाव करना है, तो समिति बनाने के ढंग हो जाएंगे 2C 1 गुणे 3C 2। आपस में इनका देखो हल करो, 2C 1 बराबर 2 होता है, 3C 2 बराबर भी 3 होता है। कैसे? देखो 3C 3 में से 2 घटा के, देखो हमने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर यहां पर ऊपर ज्यादा है, ऊपर में से नीचे इसको घटा दो, 3 में से 2 घटाओ 1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां कह सकते हैं 2 गुणे 3C 1 और 3C 1 का मान कितना होता है? 3 3 दूनी 6 प्रकार से समिति बन सकती है। 2 पुरुषों तथा 1 महिलाओं की जो समिति बनानी है, वो समिति कितने प्रकार से बन सकती है? 6 प्रकार से। ठीक है, चुनने के ढंग या कहें समिति बनाने के ढंग। ठीक है, 2 महिलाओं से समिति बनाने के समिति बनाने के प्रकार। ठीक है, तो कितने प्रकार से समिति बन सकती है? 6 प्रकार से समिति बन सकती है। 2 पुरुष में से 1 पुरुष चुनना है, और कहें या तथा कहें तो याद रखना है, गुणा करना है। ठीक है, 2 पुरुष में से 1 पुरुष चुनना है और 3 महिलाओं में से 2 महिलाओं का चुनाव करना है, तो समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 2C 1 गुणे 3C 2। इसको हल करो जैसी मर्जी आप कहो। देखो यहां पर 2C 1 का मतलब तो 2 होता ही है, 3C 2 लिखा है, 3C 2 को ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल 3, या फिर अभी हमने आपको फॉर्मूला जो बताया उसके हिसाब से लिखो 3 गुणे 2 2 गुणे 1, ये 2 2 कट गया, 3 ही बचेगा। चाहे किसी तरीके से करो, यहां पर 3C 2 का मान 3 ही निकलेगा, और यहां पर 3 दूनी 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा दूसरा, ये 18वें नंबर का जो एग्जाम्पल था वो भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसके आगे बात करें, अब इसके आगे बात करते हैं 19वां प्रश्न। देखो उदाहरण नंबर 19, इसमें लिखा है 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या बताओ। 52 में से 4 का चुनाव करना है, 52C 4 आंसर हो गया। 52 में से कोई 4 पत्ते चुनने हैं, उसमें ये तो कहा नहीं कि हरा लेना है या लाल लेना है या चिड़ी का लेना है या हुकुम का लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। 52 पत्तों की गड्डी में से 4 पत्तों के चुनने के ढंग, तो आपको क्या लिखना है? 52C 4 लिखना है। ठीक है, क्रम का यहां कोई ध्यान तो है नहीं,
कि भैया पहले हमें कौन सा चुनना है, इक्का पहले चुनना है या दो वाला चुनना है या बादशाह चुनना है या बेगम चुनना है, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्रम का कोई ध्यान नहीं, इसका मतलब क्या है, संचय है। तो 52 में से 4 पत्तों का चुनाव कितनी प्रकार से किया जा सकता है, 52 से 4 प्रकार से। तथा एक और आगे बात कही गई है, इन तरीकों में से कितनों में चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों। अब आगे आगे 4 बातें और पूछी गई हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। देखो अगला उदाहरण बड़े आराम से समझो, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। और अब देखिए उदाहरण नंबर 19वां लास्ट उदाहरण है। कहता है 52 पत्तों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या बताइए। प्रत्येक तरीके में कितनों में, 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों। दूसरे प्रश्न में क्या है, 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हों। तीसरी बात कही गई तस्वीरें हों। चौथी प्रश्न में पूछा गया है 2 पत्ते लाल के और 2 काले के हों, ठीक है। और 5वें प्रश्न में कहा गया है सभी पत्ते एक ही रंग के हों। 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको पता है 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें से 4 पत्ते अगर हमें चुनना है तो मेरे ख्याल से आपको पता हो रहा होगा भाई क्रम का तो कोई मतलब है नहीं, कोई भी 4 चुन सकते हैं। तो जब क्रम का ध्यान ना रखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, संचय, ठीक है। तो 52 पत्तों की गड्डी है। देखो ये उदाहरण नंबर हमारा है 19 और यहां पर 52 पत्तों में से कोई पहले 4 पत्ते चुनने के तरीकों की संख्या पूछी गई है। पहले यही लिख लेते हैं, 52 पत्तों की गड्डी, 52 पत्तों की गड्डी से 4 पत्तों के चुनने के प्रकार बताओ कितने प्रकार से चुना जा सकता है, 52 सी 4 प्रकार से, ठीक है। क्रम जय का तो कोई मतलब नहीं, क्रम से तो चुनने का कोई मतलब नहीं। 52 में से कोई 4 लिए जा सकते हैं 52 सी 4 प्रकार से। तो इसको कैसे लिखते हैं, 52 सी 4 को लिखते हैं फैक्टोरियल 52 और नीचे बटे में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 52 माइनस 4, ठीक है। इसको हल करते हुए आगे बढ़े तो इसको लिख सकते हैं 52 फिर 51। तो 52 में से 4 घटाओगे यहां 48 बचेगा, तो 48 तक इसको खोल दो। 52 फिर 51 फिर 50 फिर 49, ठीक है। और फिर इसके बाद में 48 यहां लिख दो। तो यहां पर देखो 4 लिखा है, 4 को लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल 4 का ये मतलब हो गया। और ये हमारा 52 में से 4 घटाओगे तो 48, फैक्टोरियल 48 से इसको कैंसिल कर लें तो बाकी इनका गुणा भाग करो, ये आंसर आ जाएगा। ये देखो 13 चौको 52, 13 बार इसको काटो, 17 या 51, 17 बार इसको और 2 से इसको काटोगे तो 25 बार। बस अब इनका सबका गुणा करोगे 13 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 49। तो मेरे ख्याल से अब तो गुणा का काम आपका है, ठीक है। तो ये 52 पत्तों की गड्डी में से 4 पत्तों के चुनने की ढंग तो ये हो जाएंगे। अब बात रही प्रश्न आपके पास यहां पर और एक अलग से पूछा गया है कि अगर ये चारों के चारों पत्ते, क्या कहता है, देखो कहता है कि अगर ये चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों, चारों पत्ते एक प्रकार के, तो आपको पता है 52 ताश की गड्डी में से 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 13 पत्ते हुकुम के, 13 पान के, 13 चिड़ी के, 13 ईंट के। तो प्रश्न ये कहता है कि 4 पत्ते तो निकाले जाएं, लेकिन चारों पत्ते एक ही सेट के हों। मतलब चारों पत्ते या तो पान के हों या चारों पत्ते ईंट के हों या चिड़ी के हों या हुकुम के हों, चारों पत्ते एक ही सेट के हों। इसका मतलब यह है, तो अब यहां पर पहले नंबर पे देखो पूछा गया है कि चारों पत्ते एक ही सेट के हों, चारों पत्ते एक ही सेट के हों। मतलब चारों पत्ते या तो हुकुम के हों या फिर चारों पान के हों या फिर चारों चिड़ी के या चारों, मतलब एक ही सेट के पत्ते हों। यदि चारों पत्ते एक ही प्रकार के हों तो हम कह सकते हैं कि 13 में से 4 ले लो। मतलब 13 पान के पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के ढंग, चुनने के प्रकार,
बराबर क्या लिख सकते हो, 52C नहीं, ठीक है, 13C4। 13 में से 4 पत्ते चुन लें, और इसी प्रकार 13 आपके हुक्म के हैं, तो 13 हुक्म के पत्तों में से 4 पत्ते चुनोगे तो 13C 4 प्रकार से चुन सकते हो। 13 चिड़ी के होते हैं, उसमें से अगर आप 4 चुनोगे तो 13C 4 प्रकार से चुन सकते हो। और 13 आपके कौन रह गए, और पान, हुक्म, चिड़ी और ईंट। 13 ईंट के पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के ढंग हो जाएंगे 13C 4। तो अब ये कहता है कि चारों पत्ते एक ही सेट के हों, दूसरे के ना हों, तो इसका मतलब 13 या तो ये 13 हो, या फिर ये 13 में से 4 चुने, या फिर इन 13 में से 4 चुने, या फिर इन 13 में से 4 चुने। तो कुल मिला के अतः चारों पत्ते एक ही प्रकार के, चारों पत्ते एक ही प्रकार के होने के तरीके या तरीकों की संख्या, ऐसे लिख दो, तरीकों की संख्या बराबर क्या लिखोगे, देखो 13 में से 13C 4 प्लस 13C 4 प्लस 13C 4 और प्लस 13C 4। ठीक है, मतलब 13 में से ये 4 हो, या फिर ये 4 हो, या 13 में से ये 4 हो, या 13 में से ये 4 हो, या बीच में है तो क्या करना है, प्लस करना है। तो सबको जोड़ो तो ये हो जाएगा 4 गुणे 13C 4। तो 4 गुणे 13C 4 का मतलब तो पता ही है, क्या लिखोगे, 13 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10, और बटे में क्या लिख दे, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 4 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये देखो 4 से 4 कैंसिल कर दें, और 3 और 2 का गुणा 6, 6 दूनी 12, 2 बार इसको 13 दूनी 26 गुणा 26 गुणे 11 गुणे 10। तो यहां क्या लिखोगे, ये लिख दें 286 पे 1 0, है ना, ये हमारा देखो आंसर हो गया। तो अगर चारों पत्ते एक ही सेट के हों तो उनके चुनने के ढंग कितने हो जाएंगे, 2860। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर एक और दूसरा प्रश्न पूछा गया है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। दूसरे प्रश्न में कहता है कि 4 पत्ते 4 भिन्न भिन्न प्रकार के हों, इसका मतलब ये अब की बार अलग अलग सेट से लेना है। चारों पत्ते पता ही है 13 13 सब होते हैं, तो 13 में से एक ले लें, पान का, पान के सेट में से एक लें, हुकुम की सेट 13 में से एक ले लें, और इसी प्रकार चिड़ी के 13 होते उसमें से एक लें, मतलब सबसे एक एक लेना है केवल। तो इस तरीके से चारों पत्ते अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। तो देखो यहां पर हम दूसरा नंबर डाल देते हैं, लिख दें यदि चारों पत्ते अलग अलग प्रकार के हों, अलग अलग प्रकार के हों तो क्या होगा, देखो अलग अलग प्रकार के हों, इसका मतलब यह है कि हमें पान के 13 पत्तों में से एक लेना है, तब 13 पान के पत्तों में से एक पत्ता चुनने के प्रकार, एक पत्ता चुनने का प्रकार कितने हो जाएंगे, 13C 1 प्रकार से इनको चुन सकते हैं। 13 ईंट के पत्तों में से एक पत्ता चुनने के प्रकार कितने हो जाएंगे, 13C 1। 13 हुकुम के पत्ते हैं, 13 हुकुम के पत्तों में से एक पत्ता चुनने का प्रकार 13C 1, और 13 ही चिड़ी के पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता चुनोगे तो उसका ढंग कितना, 13C 1। तो देखो अब यहां से 13 में से एक पत्ता पान का हो, और 13 में से एक ईंट का हो, 13 में से एक हुक्म का हो, और 13 में से एक चिड़ी का हो, और है इसका मतलब सबको जोड़ दें। अतः 4 भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ते चुनने के ढंग या तरीके, कुछ भी लिख सकते हो, तरीकों की संख्या
ऐसे लिख दो बराबर। तो आप क्या कर दें, इनका सबका गुणा कर दें, है ना। 13C1 गुणा में लिखो 13C1 गुणा में लिखो 13C1 गुणा में लिखो 13C1 और बराबर में ये हो जाएगा 4। ये ऐसे लिख सकते हैं 13, इसका मान 13, इसका 13, तो 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 13, मतलब कह सकते हैं 13 की पावर 4। ठीक है, इनका 4 बार 13 गुणा 13 गुणा 13 गुणा 4 करके और इनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरे वाली बात, तीसरे नंबर पे क्या पूछा गया है। देखो भाई, तीसरे नंबर में कहता है कि तस्वीरें हों, चारों पत्ते क्या हों, तस्वीरें हों। तस्वीरों का मतलब आपको पता है, पूरी गड्डी जो 52 की होती है, 52 पत्तों की गड्डी होती है, उसमें 12 तस्वीरें होती हैं। 4 गुलाम, उनको तस्वीरें कहा जाता है। बेगम 4 होती हैं, उनको भी तस्वीरें कहेंगे। और 4 बादशाह, उनको भी तस्वीरें कहेंगे। तो 4 + 4 + 4 मतलब 12 तस्वीरों वाले पत्ते होते हैं। तो 12 में से 4 चुने जाएं तो चारों की चारों तस्वीरों वाले पत्ते निकल आएंगे। तो आपको लिखना है यहां पर नंबर 3 में, यदि चारों पत्ते तस्वीरें वाले हों, चारों पत्ते कैसे हों, तस्वीरें हों, तस्वीरें हों। अगर चारों पत्ते तस्वीरें हों तो चारों पत्तों के चुनने के ढंग कितने हो जाएंगे, क्या लिखना है, तब चारों पत्ते, 4 पत्तों की तस्वीरें, चारों पत्तों के चुनने के ढंग, सीधा लिख दो, है ना, चुनने के प्रकार, चुनने के प्रकार बराबर क्या लिखना है आपको यहां पर, ये 12 तस्वीरें होती हैं, उसमें से 4 का चुनाव करा जाए तो 12 से 4 प्रकार से। किस प्रकार लिखोगे, यहां 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 बटे में नीचे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कैलकुलेट करो, आंसर मिल जाएगा। यहां पे 4 तिया 12 से देखो 12 कैंसिल कर दें और 2 से इसको 5 बार कैंसिल कर दें। 11 गुणे 9 पंचे 45 गुणा करो तो ये आपका कितना, 495। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में ये कौन सा, तीसरा नंबर का था। इसके बाद में देखो चौथा नंबर में क्या पूछा गया है। चौथे नंबर में कहता है कि 2 पत्ते लाल रंग के हों और 2 पत्ते काले रंग के हों। 2 पत्ते लाल रंग के हों, इसका मतलब लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 13 ईंट के और 13 पान के, लाल 26 हो गए। और काले भी 26 होते हैं, चिड़ी के और हुकुम के, 13 13 26। तो 26 पत्तों में से एक पत्ता होना चाहिए। देखो ये कह रहा है कि 2 पत्ते काले हों, इसका मतलब 26 में से 2 चुनाव करना है। लाल 26 है, लाल में से 2 चुन लें, और 26 काले, 26 में से 2 चुन लें। तो कुल मिला के कह सकते हैं ये आपका अब हो गया, यदि 4 पत्तों में से 2 पत्ते, यदि यहां पर लिखो, यदि 2 पत्ते काले व 2 पत्ते लाल हों, 2 पत्ते लाल हों, तब चुनने के ढंग, तब 4 पत्ते चुनने के ढंग क्या लिखोगे, ढंग कहें या तरीके कहें, एक ही बात है, बराबर। देखो 26 पत्ते लाल हैं तो लाल में से, या कहें 26 पत्ते काले हैं, 26 में से 2 चुन लें, और का मतलब गुणा, और 26 में से 2 लाल चुन लें। तो इस तरीके से 26C2 गुणे 26C2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको लिखना है 26 गुणे 25 और यहां पर 2 गुणे 1, और इसी प्रकार यहां पर 26 गुणे 25 और यहां पर क्या लिखना है, 2 गुणे 1। तो 2 से इसको कैंसिल करोगे 13 बार, और यहां भी इसी प्रकार 13 बार, 13 13 169 और 25 25 625। अब अपना आप गुणा कर लेना। ठीक है, तो ये 2 पत्ते काले और 2 पत्ते लाल के चुनने के ढंग मिल जाएंगे। इसके बाद अंतिम में कहा गया है कि सभी पत्ते एक ही रंग के हों, मतलब या तो चारों लाल हों या फिर चारों काले हों। तो या बीच में लग गया, देखो यहां पर है ना, तो या का मतलब क्या होता है, योग। तो आपको ये लिख देना है। देखो इसके बाद ये आपका 5वां जो प्रश्न है, तो 26 पत्ते लाल होते हैं, तो उनमें से 4 के 4 ले लें। तो आप लिखो 26 लाल पत्तों
में से 4 पत्ते चुनने के तरीके बराबर, क्या लिखना है? 4 पत्ते चुनने के तरीके बराबर 26C4 लिखना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 26 काले पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के ढंग या तरीके बराबर, क्या लिखोगे? तो यहां क्या लिखना है? 26C4। अब लिखो, अतः कुल 4 पत्तों के चुनने के ढंग, जिसमें 2 लाल व 2 काले पत्ते हों। कितने प्रकार से हो सकता है? दोनों को जोड़ो, 26C4 प्लस 26C4 और ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 26C4। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके उदाहरण आपने कंप्लीट कर लिए और अब इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।